तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी की इस MCQ सीरीज़ के। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 156 के उपबंध है कि राज्यपाल अपने पदग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो पहला कहता है किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता, और दूसरा कहता है कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। इंग्लिश में पढ़ें तो आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस? तो पहला ऑप्शन इस स्टेटमेंट के हिसाब से गलत हो जाता है, क्योंकि कोई भी अगर गवर्नर है, राज्यपाल है, उसका जब अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट जब भी चाहे उनको उनके पद से हटा सकते हैं, और 5 साल का टर्म मैक्सिमम टर्म होता है, लेकिन उनको बीच में भी हटाया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, किसी दूसरे स्टेट ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या फिर उनको उनके ऑफिस से भी हटाया जा सकता है, वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि पूर्ण होने के पद से नहीं हटाया जा सकता, ऐसा नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अगला है कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। तो ये बात सही है, क्योंकि मैक्सिमम टर्म जो होता है वो 5 years का होता है, 5 years का होता है, तो उसकी आगे नहीं बनाया जा सकता। जिस दिन उनका टर्म खत्म होता है तब तक नए राज्यपाल को अपॉइंट किया जाएगा, इसलिए सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। बेसिकली पूछा है कि आर्टिकल नंबर 15 जो है वो किस फंडामेंटल राइट के क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो आपको पता है राइट टू इक्वालिटी है, उसमें 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल्स आते हैं, जिसमें कि आर्टिकल नंबर 15 भी आता है, जो कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ रेजिडेंस एक्सेट्रा के बारे में बात करता है। ठीक है, तो धर्म आदि के आधार, यहाँ पे सिर्फ धर्म की बात कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 15 पूछ रहा है कि ये किस मेन जो फंडामेंटल राइट है उसके अंदर आता है, तो ये डी राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। फिर कॉर्पोरेशन टैक्स किस तरह का है, निगम कर किस तरह का टैक्स है, जो एक डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, और ये यूनियन लगाता है और संघ करता है, और वही पूर्णता उसकी स्वामी होता है। ठीक है, लेवाई भी वही करता है और कलेक्ट भी वही करता है। यूनियन पूरी तरीके से यूनियन का टैक्स होता है, इसमें स्टेट का कोई शेयर नहीं होता है, और एक डायरेक्ट टैक्स है। इसके बाद में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज असाइन टू द स्टेट गवर्नमेंट बाई, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन संनिर्देशित करता है? तो भारत का संविधान करता है। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो होती है वो कौन असाइन करता है इस स्टेट गवर्नमेंट को? वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू असाइन किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। इससे पहले भी एक क्वेश्चन में ये बात उठी थी, और मैंने तब भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिस्प्यूट जो सॉल्व करता है बिटवीन सेंटर स्टेट, या फिर किसी स्टेट या 2 स्टेट के बीच में, या फिर किसी 2 स्टेट्स के बीच में, या सेंटर स्टेट के बीच में, तो वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है। फिर अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजनिंग। ठीक है, आपको उसमें बताना है। तो पहला असर्शन जो है वो कहता है स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। ठीक है, स्वतंत्र भारत में इंडिपेंडेंस के बाद भी कह रहा है कि ब्रिटेन सोवरेन था, क्या ब्रिटेन की प्रभुता थी इंडिया में? तो ये गलत है, क्योंकि इंडिया एक रिपब्लिक बना था और सोवरेन कंट्री खुद में बन गया था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। ठीक है, इसलिए पहला तो गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की नियुक्ति, तो जब इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन गया था, सोवरेन था, रिपब्लिक था, लेकिन डोमिनियन स्टेटस मिला था, डोमिनियन स्टेटस था, और लास्ट गवर्नर जनरल जो इंडिया में अपॉइंट किए गए थे वो भी ब्रिटिश के द्वारा किए गए थे। ठीक है, और कौन थे इसका कमेंट आपको करना है। ठीक है, वो कौन थे जिनको लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया अपॉइंट किया गया था? वो पहले तो आपको माउंट बेटन याद है, माउंट बेटन इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले माउंट बेटन थे, लेकिन इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में भी गवर्नर जनरल बनाया गया था ब्रिटिश सोवरेन के द्वारा, और वो कौन थे ये आपको कमेंट करके हमें बताना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, व्हेन द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट एक्ट्स इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ही इज सब्जेक्ट टू, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वो किसके अधीन होता है? तो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष न्यायालय के अधीन होता है। ठीक है, स्पेशल कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बारे में पूछ रहा है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रहता है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड, डिस्ट्रिक्ट जज में कौन नहीं आता है? तो वो है ट्राइब्यूनल जज, न्यायाधिकरण न्यायाधीश। ठीक है, ट्राइब्यूनल जजेस डिस्ट्रिक्ट जजेस में नहीं आते।
अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन ऑफ इंडिया बट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फोरम ऑफ हिज इम्पीचमेंट। ठीक है, कौन से ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्शन के टाइम पे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन टाइम पे वोट करते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट जब उनको हटाया जा रहा होता है प्रोसीजर तो नहीं करते, तो वो होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, यानी राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य महाभियोग में उनके इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन पंचायती राज? तो पंचायती राज आपको पता है 3 टियर सिस्टम होती है, 3 टियर सिस्टम होती है। ठीक है, 3 टियर स्ट्रक्चर होता है। इसमें कैसे होता है, पहले एक विलेज लेवल पर पंचायत होती है, फिर उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसको इंटरमीडिएट लेवल भी कहते हैं, और फिर स्टेट लेवल। ठीक है, इसलिए इसके 3 टियर स्ट्रक्चर होता है। विलेज से ऊपर एक इंटरमीडिएटरी स्टेज होती है, और फिर इसके ऊपर स्टेट लेवल का अथॉरिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो इंडिया में 3 टियर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। रिकमेंडेशंस 2 टियर की भी थी, बट इंडिया ने 3 टियर। और कौन सी कमिटी थी? बलवंत राय मेहता कमिटी, जिन्होंने ये सिस्टम रिकमेंड किया था 3 टियर का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सही स्टेटमेंट आपको पता करना है। तो अपने मंत्रियों को केवल, प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, अपने मंत्रियों को केवल उन लोगों से में चुनने के लिए स्वतंत्र है जो संसद में किसी भी सदन का सदस्य है। तो आपको पता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी बनते हैं उनमें से मिनिस्टर्स चूज़ किए जाते हैं। बट क्या कोई भी व्यक्ति जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। 6 मंथ्स के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री मंत्री बना सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन होती है कि 6 महीने के अंदर उन्हें इलेक्शन जीत करके सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यहाँ पे सही स्टेटमेंट है, अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर किसी को भी कैबिनेट मिनिस्टर बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए उनको किसी से रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक शब्द का भारत संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। दूसरा है, अल्पसंख्यक को आयोग संविधान निकाय नहीं है। ऊपर दोनों में से कौन सा सही है ये बताना है। द वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बिल्कुल सही है। माइनॉरिटी की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है, लेकिन प्रोविजन से ये रिलीजियस माइनॉरिटी और एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को सिर्फ जाना गया है कि 2 तरीके की माइनॉरिटी इंडिया में है, लेकिन उसकी डेफिनेशन के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं किया है। दूसरा है, माइनॉरिटीज़ कमीशन इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये भी सही है, क्योंकि माइनॉरिटी के लिए जो भी कमीशन बनाई गई है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए जो कमेटी बनाई जाती है, शेड्यूल ट्राइब के लिए बनाई जाती है, एंड अभी जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाई गई है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आती हैं। ठीक है, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अगला है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 के गुणांकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या के तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा निश्चित किया गया है? ठीक है, तो जो सीट्स डिफाइन की गई हैं कि कितनी सीट्स कितने स्टेट्स की हैं, वो 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग की गई थी। लेकिन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने कौन सी स्टेट को कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी मिलेंगी और वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, वो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग डिफाइन की गई थी। ठीक है, क्योंकि वो फ्रीज कर दी गई थी 2026 तक के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, और दूसरा कहता है संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। ठीक है, तो ये आपको पता है कि पार्लियामेंट, संसद में कौन कौन होता है? लोकसभा मेंबर्स, राज्यसभा मेंबर्स और प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला करके ही पार्लियामेंट को बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। तो लोकसभा मेंबर्स अलग, राज्यसभा मेंबर्स अलग, और एक प्रेसिडेंट। और कंडीशन यही होती है कि प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको मिलाकर ही पार्लियामेंट बनाई जाती है। इसलिए इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है। ठीक है, कि कौन सी ओथ्स कौन किसको दिलाता है, किसकी ओथ्स कौन कौन सी हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओथ होती है अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ कोड्स। ठीक है, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की क्या
ओथ होती है, वो क्या ओथ लेते हैं? भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा। ठीक है। इस संसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की किस चीज़ की वो ओथ लेते हैं? सूचना की गोपनीयता। ठीक है, सीक्रेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन। और मिनिस्टर्स, संघ के मिनिस्टर्स किस चीज़ की ओथ लेते हैं? सॉरी, संसद के सदस्य कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन का ओथ लेते हैं। और मंत्री जो होते हैं वो सूचना की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो ये थोड़े से कुछ ऐसे वर्ड्स हाईलाइटेड होते हैं सबकी ओथ्स में जो सबसे अलग होते हैं। ठीक है, तो आपको वो ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, ये प्रियम्बल से दिया हुआ स्टेटमेंट है, इसमें पूछ रहा है कि उसमें कौन सी डेट मेंशन्ड है। तो आपको 26 नवंबर तो याद रहेगी, लेकिन ईयर भूल जाता है। तो ईयर 1949 है। ठीक है, 26 नवंबर 1949, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के तरह भी पार्लियामेंट में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का। तो विलफुल डिसोबीडियंस और नॉन कंप्लायंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स एंड यूज ऑफ डेरोगेटरी लैंग्वेज अबाउट जुडिशियल बिहेवियर अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो बिल्कुल सही है। जानबूझकर अवज्ञा या न्यायालय के आदेश की अवहेलना या न्यायिक व्यवहार के प्रति असंयम भाषा का प्रयोग न्यायालय की अवमानवता की श्रेणी में आता है। तो ये सही बात है। दूसरा है, जुडिशियल एक्टिविज्म कैन नॉट बी प्रैक्टिस विदाउट आर्मिंग द जुडिशरी विद प्यूनिटिव पावर टू पनिश कंटेम्प्टुअस बिहेवियर। न्यायिक सक्रियता का तब तक कोई लाभ नहीं जब तक न्यायपालिका को पर्याप्त अधिकार न प्रदान दिए जाएं। तो इसका दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और जो रीज़न दिया हुआ है वो इसका सही एक्सप्लेनेशन देता है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी कमेटी किससे रिलेटेड है? तो लोकसभा के चुनाव में सरकारी निधियान के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट फंडिंग फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए दिनेश गोस्वामी कमेटी बनाई गई।